स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम मिले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के वन शॉट के लिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का वन शॉट ऑफलाइन के साथ क्यों नहीं हो रहा है, और आपने जो लास्ट वन शॉट डाला था वो डाला था वर्क एनर्जी का। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था। एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो वन शॉट्स थे, क्योंकि वो ऑफलाइन के साथ रिकॉर्ड होते हैं, जो हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे थे, तो ऑफलाइन के साथ रिकॉर्ड करने में एक रिस्ट्रिक्शन है कि बच्चों का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और आप सबको पता है कि नवंबर का महीना आ गया, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में एग्जाम्स थे, तो बच्चे अभी अवेलेबल नहीं थे। एंड सेकेंडली, लास्ट ईयर हमने रोटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के वन शॉट डाल रखे थे। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने पर्सनली, जिनसे मेरी बात चल रही थी, मैंने मैसेज किया कि आप ये वाले वन शॉट्स, अगर आपका पेपर करीब है तो वहां से देख ले। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर थर्मल प्रॉपर्टीज का वन शॉट अवेलेबल नहीं है, या फिर उसके बाद के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब तक हमारे ऑफलाइन के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक मैं थर्मल प्रॉपर्टीज या उसके आगे के वन शॉट, जो कि लास्ट ईयर हमने नहीं डाले थे, आप लोग दूसरे चैनल्स पे जाके मेरे वो वन शॉट देख रहे थे, तो इस चैनल पे वन शॉट नहीं थे, तो इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं अगेन। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा वन शॉट है। ऑफलाइन के साथ बस ये होता है कि थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, बाकी पढ़ाई तो सेम ही रहती है ना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा वन शॉट। आज इसको शुरू करते हैं। हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा, जितनी भी डेरिवेशंस हैं। ऑल दो इस चैप्टर में डेरिवेशंस ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट ज्यादा है, डेरिवेशन बहुत कम है। अनलाइक अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इससे पहले वाले का चैप्टर कर लिया है, तो काफी सारी डेरिवेशन और कंसेप्ट भी थे उसमें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक ही डेरिवेशन थी बस, और वहीं पे रोटेशनल मोशन या फिर वर्क एनर्जी में काफी सारी डेरिवेशन थी। तो यहाँ पे डेरिवेशंस बहुत कम है, मुझे तो 2-3 याद आ रही हैं अभी फिलहाल, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको नाम से पता लग रहा होगा कि आप यहाँ पे मैटर को हीट के रिस्पेक्ट से पढ़ने वाले हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आप दो मेन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हो, ठीक है जी। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का, फिर स्टार्ट करते हैं। दो मेन प्रॉपर्टीज आप लोगों को इस चैप्टर में कवर करनी रहेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन, है ना भाई। नाम से क्या साउंड कर रहा है ना, नाम से क्या साउंड कर रहा है कि चीजें गर्म होने पे एक्सपैंड होती है। ये तो हम सब जानते हैं, बेसिक बेसिक, उसको हमें पढ़ना है। इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। अब एक्सपैंड तो बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, फोर्स लगा के, मस्कुलर फोर्स लगा के भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम हीट करके चीजों को एक्सपैंड करने वाले हैं, या फिर उसका ऑब्वियस बात है उल्टा कॉन्ट्रैक्ट भी करने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज कंडक्टिविटी, कि कोई भी कितना थर्मल अच्छा कंडक्टर है थर्मली, और कौन ही, मतलब थर्मल मतलब हीट का कंडक्टर है, और कौन नहीं है। तो इन दो प्रॉपर्टी के ऊपर मेनली ये चैप्टर, आप ऐसा कह सकते हो कि 40% ये है तो 40% ये है, बाकी 20% छोटी मोटी चीजें इस चैप्टर में है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीट क्या है। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का पढ़ लिया है तो आपको पता होगा हीट एक बेसिकली ऐसी एनर्जी है जो फ्लो होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी जो फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, या फ्लो होती है बिटवीन द टू बॉडीज जब उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर मेरा और इस टेबल का, यहाँ पे एक टेबल पड़ी हुई है, या मेरा इस बोर्ड का, मान लो इस बोर्ड का और मेरा टेम्परेचर सेम है मान लेते हैं, तो मेरे और इसके बीच में कोई हीट ट्रेवल नहीं कर रही होगी। लेकिन मान लेते हैं मेरे हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है और बोर्ड का कम है, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है, तो मेरे हाथ से हीट बोर्ड में जा रही होगी। थोड़ी देर, अभी अभी बोर्ड मैंने स्टार्ट ही किया है, थोड़ी देर बाद ये बोर्ड मेरे हाथ से ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो हीट बोर्ड से मेरे हाथ में आने लग जाएगी। बेसिक बात है। यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि चलती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर, जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बॉडी को कांटेक्ट में आना जरूरी होगा। और इसी चीज को, किसी भी चीज के कोल्डनेस या हॉटनेस को, कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको निकालने के लिए हम लोग टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। देखो आप सबको पता है कि स्किन एक बहुत अच्छा तरीका है ये बताने के लिए कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, बट हर चीज को छू के आप पता नहीं लगा सकते। और अगर आप लगा भी लोगे तो आपको शायद पता हो, बायोलॉजिकली हमारे स्किन हमसे कभी कभार झूठ बोलती है।
मैं आपको हमेशा से मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूं, प्लीज आप ये करना, बड़ा मजा आएगा। आप ना 3 कंटेनर्स लेना, एक में लेना गर्म पानी जिसमें आप हाथ डाल सको इतना गर्म पानी, एक में लेना बर्फ वाला पानी, और बीच में लेना नॉर्मल वाटर। अब आप ना एक हाथ डाल देना गर्म पानी में और एक हाथ डाल देना ठंडे पानी में। आई गेस 30 सेकेंड तक बहुत है ना। 30 सेकेंड के बाद पानी इतना गर्म मत लेना कि हाथ जल जाए। 30 सेकेंड के बाद अपने हाथ को, दोनों हाथों को निकाल के नॉर्मल वाटर में डालना। तो जो गर्म पानी से हाथ नॉर्मल वाटर में आया है वो हाथ कहेगा कि यह पानी ठंडा है, और जो ठंडे पानी से आया है वो हाथ कहेगा कि यह पानी गर्म है। विच बेसिकली मीन्स कि कभी कभार स्किन हमसे झूठ बोलती है या उसमें भी एरर्स आ जाते हैं, ऑल्दो पानी तो नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो इसीलिए हमने टेम्परेचर को डिस्कवर वर्ड गलत होगा, बनाया, टेम्परेचर नाम की एक यूनिट को बनाया, टेम्परेचर को बनाया ताकि हम लोग किसी भी चीज, कोई कितनी गर्म है और कोई कितनी ठंडी है, इसको नाप सके। अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं साउंड कर रहा है कि वो गर्म होगी। पर मैं कहूं कोई चीज 5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, आपको साउंड कर रहा है कि वो ठंडी होगी। -2, -3, -7 है, बहुत ठंडी होगी। 1000 2000 डिग्री से, और भाई साहब तो बहुत गर्म हो गई। तो टेम्परेचर बनाया गया है ना भाई। तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है इसको बताते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर अब अलग अलग प्रकार के आते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, है ना। अब टेम्परेचर को नापने के लिए 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं। एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होती है केल्विन। आप सब शायद जानते ही होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। केल्विन जो है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। और डिग्री सेल्सियस हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन यूनिट है, यानी हमारे इंडिया में कॉमन यूनिट कौन सी है भैया, डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट हम लोग अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट फिर भी बायोलॉजिकली इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा इस इंसान को बुखार है, 102, 102 क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। अब आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तो कन्वर्ट करना जानते ही हो, लेकिन हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी सीख लेते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है ये आज सच कुछ काम तो नहीं आएगा, बट ये एक स्क्रीनशॉट तीनों को आपस में रिलेट करता है। जैसे जो डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 है, ये बराबर है के -273 अपॉन में 100 के, है ना। अब अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये फॉर्मूला तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ये फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। अगर आप केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन यहां से आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी एक रिलेशन निकाल सकते हो, है ना भैया। और वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपने, कुछ बच्चों ने हो सकता है अपने 9th में पढ़ा हो, बट 9th में डिग्री फ़ारेनहाइट सिलेबस में था नहीं, कहीं स्कूल में पढ़ा देते हैं। हम भी थोड़ा बहुत कभी कभार आइडिया दे देते हैं, ऑल्दो सिलेबस के बाहर है। बट यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो F-32 आता है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 5/9। तो ये कन्वर्जन हमने याद कर रखी है। 11th में मुझे लगता है ऐसा कुछ काम नहीं आएगी, बट ठीक है, यू नेवर नो, क्या पता आ जाए। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, कर सकते हो, ये तो आपको है ही। ऑल्दो ये 3 यूनिट्स हमारे पास हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज पे आते हैं बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी वन शॉट की शुरुआत में कि इस चैप्टर में आपको 2 चीजों के बारे में डिटेल में बात करनी है। एक है थर्मल एक्सपेंशन और एक है थर्मल कंडक्टिविटी। आओ स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, मुझे लगता है परिभाषा की वह जरूरत तो नहीं है, बट इंक्रीज in dimension of a body on increasing टेम्परेचर, है ना। किसी भी बॉडी का कोई भी डायमेंशन अगर आप बढ़ा रहे हो टेम्परेचर बढ़ा के, एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियस बात है थर्मल एक्सपेंशन है तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मैं इसे गर्म करता हूं तो इसके डायमेंशंस, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी इसके डायमेंशंस हैं वो बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों बढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियस बात है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स और ज्यादा वाइब्रेट होंगे, उनको वाइब्रेट होने के लिए और ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो वो ज्यादा जगह घेरेंगे, है ना। मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, उसके अंदर ऐसे करके 5 एटम्स हैं, ठीक है ना, और अभी ये इतना इतना वाइब्रेट कर दो, तो इतनी जगह में काम चल रहा था।
अब ये वाइब्रेट ज्यादा होना चाहते हैं क्योंकि मैंने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इनको ज्यादा वाइब्रेट होना है तो ज्यादा जगह चाहिए होगी, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। इनको और ज्यादा वाइब्रेट होना है तो इनको और ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो धीरे धीरे इनकी ओवरऑल लंबाई बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है उनके पार्टिकल्स में गैप भी बढ़ेगा, तभी तो एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ये तो थर्मल एक्सपेंशन है, ये 3 प्रकार का हो सकता है। पहला लीनियर एक्सपेंशन, नाम से पता लग रहा है जहां पे हम सिर्फ लेंथ के अंदर बदलाव को कंसीडर करेंगे। मुझे लगता है इतनी कॉमन सेंस सब में कि अगर मैं किसी भी चीज को हीट करूंगा, पहली बात तो दुनिया की कोई भी चीज 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल तो है नहीं, हर एक चीज 3 डायमेंशनल है। एक वायर भी एक सिलेंडर होती है, एक शीट भी एक क्यूबॉइड होती है, उसकी मोटाई बहुत कम होती है बस, है ना। एक सर्कल भी, एक सर्कल तो कुछ होता ही नहीं है, सर्कल भी देखा जाए तो एक सिलेंडर होता है जिसकी मोटाई, जिसकी हाइट बहुत कम हो। तो देखा जाए तो सिर्फ लंबाई में एक्सपेंशन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम एक वायर की बात कर रहे होंगे, इमेजिन करो कि मेरे पास ना एक वायर है। अब अगर मैं एक वायर की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है शायद ये कि वायर में रेडियस इतना कम है कि जब मैं उसे एक्सपैंड कर रहा हूं हीट करके तो मैं सिर्फ लेंथ में बदलाव को कंसीडर करूंगा। ऑल दो बदलाव जो है वो उसके एरिया में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी आ रहा होगा, उसके वॉल्यूम में भी आ रहा होगा, बट उसको भी हम इग्नोर करेंगे एंड एज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली इंक्रीज इन लेंथ, है ना भाई। अभी के लिए मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी थी भैया, इसकी लेंथ थी L, हमने ना इसको हीट कर दिया, हीट करने पे क्या हो गया ना, इसकी लंबाई बढ़ गई, हीट करने पे इसकी लंबाई बढ़ गई, है ना। हीट करने पे इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई, हर जगह से यूनिफॉर्मली बढ़ गई। हम यही मान के चलेंगे पूरे चैप्टर में कि हम इसको यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं बेटा, है ना। ऑब्वियस सी बात है एक तरफ से हीट करूंगा तो एक तरफ से लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, एक तरफ से कम, वो नहीं कहने, है ना। तो इसकी लंबाई बढ़ गई, तो पहले इसकी लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L हो गई है। तो मैंने इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया है, डेल्टा L बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया होगा, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर को बढ़ा के, ठीक है जी। तो आओ भाई, क्या ऐसा कहना ठीक होगा आपको, मुझे बस बताना है मन में यस और नो, कि जो चेंज इन लंबाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर। क्या ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी ज्यादा लंबाई में चेंज आएगा, कॉमन सेंस है। लेकिन जो लंबाई में चेंज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी ओरिजिनल लंबाई, जिसको आप L1 कह लो या L कह लो या L0 कह लो, जो भी कह लो, यानी कि जो आपका चेंज इन लंबाई है, चेंज इन लेंथ है, वो आपकी ओरिजिनल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर ये तो समझ में आ गया कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने पार्टिकल्स दूर जाएंगे, उतनी चेंज इन लंबाई ज्यादा होगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ओरिजिनल लंबाई ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज इन लंबाई ज्यादा कैसे होगी। सुनो, मान लेते हैं एक वायर है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं और मैंने इन्हें हीट किया। हर एक पार्टिकल 2-2 सेंटीमीटर अपना डिस्टेंस अपने बीच का बढ़ा लेता है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 2 2 2 2 2, तो 2 2 2 2 2 सेंटीमीटर बढ़ के टोटल 10 सेंटीमीटर का बदलाव आ गया। अगर यहीं पे इस वायर में इसकी लंबाई अभी इतनी थी, अब यहीं पे अगर इस वायर की ओरिजिनल लंबाई ही ज्यादा होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टिकल होते। अरे यार आपको पता है ये नंबर 10 की पावर 23 रेंज में होगा, उससे भी बड़ा होगा, बट अभी के लिए तो एक रेफरेंस दे रहे। अब मैं अगर इसे सेम टेम्परेचर पे हीट करूं तो इन सबके पार्टिकल की लंबाई 2-2 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब अगर 2 2 2 2 2 2 2 2 सेंटीमीटर, ऑल्दो ये जो बदलाव आता है 2 सेंटीमीटर नहीं होता है, ये तो 2 माइक्रोमीटर होगा, 2 मिलीमीटर से भी कम होगा, बहुत कम होगा, बट ठीक है ना, अभी तो रेफरेंस दे रहे। तो क्या पहले जो लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ी थी अब 10 से ज्यादा बढ़ेगी? हाँ ना, बिकॉज पार्टिकल ज्यादा है ना, पार्टिकल ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा है, पार्टिकल अगर ज्यादा है तो उनमें गैप ज्यादा आएगा, तो उनकी लंबाई भी ज्यादा बढ़ेगी। तो जो चेंज इन लंबाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ भी है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, कंबाइनिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी आ जाएगा, वेयर एल इज ओरिजिनल लंबाई। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं और मुझे इक्वल लगाना है तो मुझे कांस्टेंट लगाना होगा। अब ये जो कांस्टेंट है जिसको एनसीईआरटी अल्फा 1 कहती है, हम इसको अल्फा भी कह सकते हैं। ध्यान रहे कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको बेटा, क्योंकि मैं प्रोपोर्शनल और अल्फा लगभग सेम स्टाइल से बनाता हूं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोपोर्शनल, अगर ये प्रोपोर्शनल थे तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया है अल्फा। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया है अल्फा। ऑब्वियस बात है अल्फा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ जाता है विच इज डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है, कितनी लंबाई में चेंज आ रहा है, अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है बात कर रहे हैं, एल क्या है ओरिजिनल लंबाई, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब सुनो, आपसे मेरा एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे चाहिए। टाइम स्टैम्प कुछ 17 मिनट के आसपास हो रहा है, बहुत ध्यान सुनना क्वेश्चन। आप इतना तो समझ गए कि अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाऊंगा तो लंबाई ज्यादा होगी, ओरिजिनल लंबाई ज्यादा होगी तो भी लंबाई में बदलाव ज्यादा आएगा, लेकिन क्या ये सिर्फ ओरिजिनल लेंथ पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? क्या इसका मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है? क्या आप ये कहना चाह रहे हो, सवाल मैंने पूछा नहीं है अभी, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि लकड़ी की वायर, प्लास्टिक की वायर, लोहे की वायर, स्टील की वायर, इन सबको अगर मैं हीट करूंगा तो इनमें लंबाई में जो बदलाव आएगा वो सेम आएगा? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो चेंज इन लेंथ है या डायमेंशंस हैं, क्या ये मटेरियल पर डिपेंड करते होंगे? यस और नो? टाइम स्टैम्प आंसर। क्या ये जो लंबाई में बदलाव है, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता होगा? यस, बिल्कुल करता होगा, बिल्कुल करता होगा। और ये जो अल्फा है, मतलब मेरे को कहीं समझ नहीं आ रहा है कमेंट, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वन शॉट है, पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप ने आंसर ये से लिखा होगा, यानी ये डिपेंड करता है। इसीलिए यहां पे आता है हमारे पास अल्फा। अब ये अल्फा क्या है? तो अल्फा भैया हमारे पास एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एंड ऑब्वियस सी बात है अल्फा की जो यूनिट होती है वो क्या होगी? इसकी क्या है? मीटर। इसकी भी क्या है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, यहां बचा केल्विन। केल्विन इधर आ गया तो इसकी यूनिट आ गई केल्विन इनवर्स। क्या आ गई? केल्विन इनवर्स। अब इतनी मैथ सबको आती होगी बेटा कि अगर किसी मटेरियल के लिए अल्फा ज्यादा है, मैं पीछे एक टेबल लेके आया हूं जहां पे सबका अल्फा लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर किसी के लिए अल्फा ज्यादा है तो आपको समझना होगा कि उसकी चेंज इन लंबाई भी ज्यादा होगी। यानी अगर कोई मटेरियल जिसके लिए अल्फा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू ज्यादा है, तो गर्म होने पे, सेम टेम्परेचर पे गर्म करने पे वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा एक्सपैंड होगा। और ऑब्वियस बात है टेम्परेचर कम करने पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। जो ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको टेबल दिखाऊं, ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, पर एल्यूमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू 2.5 इंटू में 10 के पावर -5 केल्विन इनवर्स है, और वहीं पे लेड के लिए 0.29 है। तो क्या इसका मतलब ये, जैसे अल्फा की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा की वैल्यू लेड यानी पीबी के लिए, इसका मतलब है सो देयर विल बी मोर एक्सपेंशन in aluminium than lead at same temperature change and length। यानी अगर मैं दोनों की लंबाई और टेम्परेचर चेंज सेम रखता हूं तो जो एल्यूमिनियम है उसमें एक्सपेंशन ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू लेड, क्योंकि उसके लिए अल्फा ज्यादा है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है? अच्छा, अब हमने यहां पे जो फॉर्मूला डिराइव किया, देखो जो डिराइव किया मतलब आया डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। इसको हम अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे डेल्टा एल को मैं क्या लिख सकता हूं, नई वाली लंबाई माइनस पुरानी वाली लंबाई, है ना? और अल्फा ये पुरानी वाली लंबाई है डेल्टा टी। अभी उधर चला जाएगा तो नई वाली लंबाई का फॉर्मूला आ जाएगा एल प्लस
अल्फा एल डेल्टा टी, और यहां से हम लोग एल कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा। डेल्टा टी को आप खोल सकते हो और T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, है ना भाई। लेकिन अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ, तो आप ये वाला फॉर्मूला सीधा लगा देना। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में नई वाली लेंथ निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। अच्छा, कई बार अल्फा भी निकालना होगा। अब अगर अल्फा निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी आ जाएगा। एंड एट लास्ट अगर मैं इसको भी खोल दूं तो डेल्टा एल क्या है, नई वाली लंबाई अपॉन में पुरानी वाली, और ये क्या है, पुरानी वाली, और इसको मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। तो यहां से मेरे पास एक अल्फा का फॉर्मूला भी आ जाता है, इन केस अगर आपको अल्फा किसी का निकालना हो क्वेश्चन में और बाकी सब दे रखा हो। तो यानी कि 3 फॉर्मूले आए हैं, ये तीनों एक ही से बने हैं, और ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है जो कि मेनली हमारे पास आया। तो ये जो हमने पढ़ाई की है सब लीनियर एक्सपेंशन मान के की, यानी हमने ये मान के की कि जब मैं किसी सॉलिड को गर्म कर रहा हूं तो वो लीनियरली एक्सपैंड हो रहा है, मतलब लीनियरली बढ़ रहा है, उसके बाकी सारे डायमेंशंस जो हैं वो बदल नहीं रहे हैं, उसके बाकी सारे डायमेंशंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ऑल्दो ऐसा हो नहीं रहा होगा। वैल्यूज दे रखी है, याद नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन। नाम से पता लग रहा होगा एरियल एक्सपेंशन क्या है। एरियल एक्सपेंशन का मतलब है कि हम अब सिर्फ एरिया में बदलाव कंसीडर करेंगे। यानी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास एक शीट है और उसकी जो मोटाई है वो ना के बराबर है ही नहीं, मतलब एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर है। ऑल्दो आप सबको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता है ना भाई। बट लेट अस सपोज हमारे पास एक शीट है, ठीक है ना, और इसका एरिया ए था, ठीक है, एरिया ए था। आपने इसको एक्सपैंड कर दिया टेम्परेचर बढ़ा के, तो ये हर जगह से एक्सपैंड हो गया, है ना। तो पहले इसका एरिया ए था, अब आपने इसका एरिया डेल्टा ए बढ़ा दिया है। देखो बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। तो ये जितना हमने मेहनत यहाँ पे की थी उससे काफी कम मेहनत यहाँ पे लगेगी, तो इसलिए आप इसको अगर रोक के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल अब सिमिलर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब एरिया में एक्सपेंशन आ रहा है। क्या एरिया में जो एक्सपेंशन आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा? अरे कैसी बात कर दी। हाँ, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे एरिया उतना बढ़ेगा, या वाइस वर्सा। जितना एरिया में एक्सपेंशन है क्या वो ओरिजिनल एरिया पे अगेन जैसे लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये ओरिजिनल एरिया पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, होना ही चाहिए। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सब कुछ रिपीट होगा। देखो अब तो अगर ऐसा है तो चेंज इन एरिया जो है ये प्रोपोर्शनल टू हो गया एरिया इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, है ना भाई। अब क्या मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हाँ, तो कांस्टेंट लगा दिया गया है बीटा। वहां पे अल्फा क्या था बोलो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे बीटा क्या होगा आप समझिए जाओ यार, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। जहां तक मुझे याद है एनसीईआरटी एरियल एक्सपेंशन के ऊपर काम नहीं करती है, वो सिर्फ लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक पे काम करती है। बट आपको हायर क्लासेस में एरियल काम आ सकता है और हो सकता है आपके स्कूल में कराया हो एरियल। अब यहां से हमारे पास कोफी अगेन यूनिट इसकी वही आती है, मुझे लगता है इतनी कॉमन सेंस अगेन सब में होगी भैया। कैसे, इसकी मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट आ जाएगी केल्विन इनवर्स, सेम। एंड अगेन अगर एल्यूमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इन सबके, तो एल्यूमिनियम की बीटा की वैल्यू भी इन सबसे ज्यादा ही होगी। बेटा जिसकी लंबाई ज्यादा बढ़ रही है तो एरिया तो लंबाई का स्क्वायर होता है एक प्रकार से, अगर स्क्वायर शीट है तो अगर किसी की लंबाई में ज्यादा बदलाव आ रहा है तो उसका एरिया तो बल्कि स्क्वायर टाइम ज्यादा बदलेगा। तो अल्फा जो है अगर वो एल्यूमिनियम का ज्यादा है तो उसके लिए बीटा भी ज्यादा ही होगा। और बाकी सारी बातें भी सेम रहती हैं कि अगर बीटा ज्यादा है तो एरिया में बदलाव भी ज्यादा आएगा। ये सारी बातें सेम है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आओ अब क्यों ना इसके जैसे वहां पे सारे फॉर्मूले निकाले थे इसके भी निकाल लें। अब डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी हमारे पास जैसे आया, क्या मैं डेल्टा ए को नया वाला एरिया माइनस पुराने वाला यानी ओरिजिनल, और इसको मैं चाहूं तो डेल्टा टी पे छोड़ सकता हूं या T2 माइनस T1, इसको इधर ले जाऊंगा तो ए डैश आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बीटा ए डेल्टा टी। क्या कॉमन आ गया यहां से भैया, ए कॉमन आ गया। क्या बच गया भैया, 1 प्लस बीटा
डेल्टा टी, है ना भाई, है ना भाई, है ना भाई। और अगेन मैं यहां से बीटा का फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं जैसे पीछे किया था। तो बीटा का फॉर्मूला ए डैश ए डेल्टा ए मतलब ए डैश माइनस ए अपॉन में ए और T2 माइनस T1, सब कुछ रिपीट हो रहा है। बस फर्क ये है कि भैया अब हम कौन से एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एरियल। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि चीजें एरिया वाइज जो है वो बदल रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। डन है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास आएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा करो, चलो मैंने वीडियो पे कट मारता हूं टाइम बचाने के लिए। आप जल्दी से क्या करो, इसको खुद से बनाओ, वीडियो को पॉज करो, उसको खुद से बनाओ, वीडियो में कट मारूंगा ताकि आप ये कर सको। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे प्लीज। हाँ यार, तो ये मैंने आपके लिए कर दिया, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा ईमानदारी से। अगेन सेम चीजें हैं, हमारे पास एक कंटेनर था जिसकी वॉल्यूम V थी, हमने उसे डेल्टा टी बढ़ाया तो उसकी वॉल्यूम एक्स, ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करे कि पूरा क्यूब यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो गया। अब डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम होगी। सेम रीजन, कंबाइन कर दिया, लेकिन इस बार जो कांस्टेंट लगाया गया वो गामा लगाया गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एनसीईआरटी कांस्टेंट लगाती है वो अल्फा V है, बट अल्फा V से मैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम यहाँ पे इसे गामा बोलते हैं। आप अल्फा, अगर आपके स्कूल में हो सकता है ABC इस कांस्टेंट को बोले, बिकॉज एज सच कोई फिक्स सिंबल नहीं है। बट अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो की जाती है तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा V आता है। उस हिसाब से गामा का यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा V डैश माइनस V अपॉन में V T2 माइनस T1, सेम फॉर्मूला, सेम यूनिट, सब कुछ सेम। ये बढ़ेगा तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, है ना, सेम चीज है। अब अगेन एल्यूमिनियम के लिए अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा थी तो गामा की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। और अभी हम लोग यहाँ पे एक डेरिवेशन भी करने वाले हैं जहां पे हम अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालेंगे, तो वो बड़ा अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। लेकिन यहां तक आपने क्या सीख लिया कि दुनिया में कोई भी चीज हो आपके पास, अगर आप उसे गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड होगी। प्रैक्टिकली सोचो तो दुनिया की हर चीज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन शो करती है, बिकॉज सबकी वॉल्यूम बढ़ती है। बट वैसे सोचो तो एक वायर में हम सिर्फ लेंथ में कंसीडर करेंगे बदलाव, एक शीट में हम लोग एरिया में बदलाव कंसीडर करेंगे, और वहीं पे एक क्यूब में हम लोग वॉल्यूम या किसी बड़ी 3 डायमेंशनल बॉडी स्फीयर वगैरह हो गया उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को कंसीडर करेंगे। अब दुनिया की हर चीज गर्म होने पे एक्सपैंड होती है और ठंडे होने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन एक बहुत अजीब चीज है, अजीब चीज नहीं है मतलब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो पानी है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अजीब है। और ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन हमारी 11th क्लास केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था हाइड्रोजन नाम का, जो लास्ट 1 साल 2 साल से डिलीटेड है, इस साल भी डिलीटेड है। लेकिन वहां पे हम लोग पढ़ते थे कि एक्चुअली पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कुछ हेक्सागोनल वॉइड्स बन जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वजह से वॉल्यूम बर्फ की जमने पे कम होने के बजाय बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं कि जो चीजें ठंडे होने पे अब तो समझ गए कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बर्फ ठंडे होने पे जमने पे एक्चुअली एक्सपैंड होती है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है और पानी पे तैरती भी है। ये तो हम सब जानते हैं ना, 9th क्लास से जानते आ रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे एनालॉमस बिहेवियर शुरू होता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, ये वॉल्यूम आ रही है और ये टेम्परेचर आ रहा है, प्लीज ध्यान से देखना। 4 डिग्री 4 डिग्री के बाद से अगर आप देखना शुरू करो, मान लो लगभग 4 डिग्री, ठीक है, तो 4 डिग्री के बाद अगर आप ग्राफ देखो तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ रहा है, बीच में हल्का फुल्का बदलाव आ रहा है, लेकिन ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने में बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने में बढ़ रहा है, और यहां तक सब कुछ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, टेम्परेचर के बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। लेकिन 4 डिग्री से नीचे जाने पे, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होनी चाहिए थी, लेकिन 4 डिग्री के नीचे जाने पे, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ रही है, कम होने के बजाय बढ़ रही है। यह बड़ा हैरान कर देने वाला डेटा है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए और बढ़ाने पे एक्सपेंशन। तो 4 डिग्री के बाद बढ़ाने पे तो एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन कम करने पे भी एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रही है। रीजन केमिस्ट्री में छुपा हुआ है, अभी नहीं जानना, बट हाँ, और इसी कारणवश जो पानी की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों भैया? क्योंकि 4 डिग्री के आगे जाऊंगा तो भी एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, और डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर 4 डिग्री के आगे जाऊंगा और वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और 4 डिग्री के पीछे आऊंगा तो भी
वॉल्यूम बढ़ेगी और डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी एनी केस जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम है, क्योंकि 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम है। बात समझ में आ गई? तो ये एक एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो कहीं पे इसको लाइन वाइज लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूं, अब लिख लो। एवरी सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एंड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, बट water below 4 degree Celsius expands on cooling. But water below 4 degree Celsius expands on cooling. But after 4 degree Celsius, it expands on heating as other matters do. Hence, density of water is maximum at 4 degree Celsius and its volume is minimum at 4 डिग्री सेल्सियस। और यही रीजन है कि डेंसिटी कम होने की वजह से ही वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ही बर्फ पानी पे तैरती भी है। इसका रीजन केमिस्ट्री में छुपा हुआ है। अभी के लिए आप कह सकते हैं कि कम होने पे वॉइड्स, इसकी खाली जगहों के बीच में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है ना, ओवरऑल डन। तो एक्सेप्शनल नेचर या एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब हमने जो अभी थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, ये लीनियर हो, एरियल हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है, बट डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी, है ना, ऐसे कह दें। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगेन मैं यहाँ पे अब आइस या वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर के बढ़ने वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने पे डेंसिटी कम होती है, तो जो बदलाव वॉल्यूम में आ रहा है वही बदलाव डेंसिटी में आएगा, लेकिन इनवर्स आएगा, ऑब्वियस बात है, बिकॉज मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, आओ इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशन आपने देखा होगा एयर टाइट बैरल्स, है ना, मैं अभी इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं। एयर टाइट बैरल्स 9th क्लास 10th क्लास याद करेंगे, हमने पढ़ा था कि शराब कैसे बनती है। शराब बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, यानी अगर आप एक कंटेनर ले लो और उस कंटेनर के अंदर शुगर, ग्लूकोज का कोई भी सोर्स डाल दो, अंगूर का रस डाल दो, गन्ने का रस डाल दो और उसमें ईस्ट डाल दो और उसे एयर टाइटली बंद कर दो, तो फर्मेंटेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और शराब बनेगी। बायोलॉजी हो गई ये, तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी होगी। लेकिन वो एयर टाइट कंटेनर कैसे बनाए जाते हैं? तो जो बैरल्स होते थे, बैरल्स लकड़ी के देखे होंगे आपने, लकड़ी के बैरल्स होते थे, उनमें लोहे की एक रिंग चढ़ाई जाती थी। अब वो लोहे की रिंग बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, इतनी टाइट होनी चाहिए कि भैया बैरल को घुमाया जाए, इधर उधर रोल कराया जाए तो वो निकले ना, और इतनी टाइट होनी चाहिए कि भैया वो एयर टाइट हो, समझ रहे हो, वो एयर टाइट हो। तो क्या करते थे, उस लोहे के रिम को एग्जैक्टली बैरल के साइज का बनाते थे, एग्जैक्टली बैरल के साइज का। मान लो आपके बैरल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो लोहे की रिंग भी 10 सेंटीमीटर की होती थी, या थोड़ी सी और कम कह लो। और फिर उस लोहे की रिंग को गर्म करते थे हीट पे, जिससे वो एक्सपैंड होती थी, और उसको रखते थे उस बैरल के ऊपर, और फिर ठंडा पानी डाल दो या ऐसे ही छोड़ दो, तो वो ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, तो उसको जकड़ लेगा। समझ गए ना, बिल्कुल सही बात है ना। अभी ऑब्वियस बात है, इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी देख रहे हैं, लेकिन एयर टाइट बैरल्स बनाने के लिए इसका काम होता था। एयर टाइट जैम एंड पिकल कंटेनर्स। देखो भैया अब ना क्या हो गया है, पहले क्या होता था यार, अचार और जैम में ना बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव तो थे नहीं हमारे पास, तो अचार और जैम दोनों बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, बहुत जल्दी खराब होते थे, तो उनको बहुत अच्छे एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ता था। उसके लिए क्या करते थे, आपने अगर नोटिस किया, अपने पेरेंट्स से पूछना, पहले अचार और जो जैम है इसके कंटेनर्स खुलते नहीं थे ढंग से, खुलते नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसे ही लगाया जाता था जैसे बैरल को लगाते हैं, इसलिए कभी कभार उन्हें गर्म करके खोलना पड़ता था, बहुत ताकत लगती थी। आजकल तो खैर प्लास्टिक के कंटेनर्स आ गए, तो अभी उतना यूजफुल नहीं है। अब आपने अगर अगला एप्लीकेशन देखा हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैप्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स
एंड रोड्स। आपने कभी बहुत बड़े फ्लाईओवर्स देखे हो, उन फ्लाईओवर्स के बीच में रोड्स जो बनाई जाती हैं उनको हिस्सों में बनाते हैं और हर एक हिस्से में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। या फिर आपने रेलवे ट्रैक्स देखी होंगी, रेलवे ट्रैक को बिछाते हुए उनके बीच में हल्का सा गैप छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? आपको पता है पहले के जमाने में जब रेलवे ट्रैक्स बने थे उनमें कोई गैप नहीं छोड़ा गया था। अब गर्मी हुई या ट्रेन चली, उससे हीट पैदा हुई या गर्मी हुई, तो वो रेलवे ट्रैक्स को एक्सपैंड होना था। अब उनको एक्सपैंड होने की जगह ही नहीं मिली, तो वो मुड़ गई। अब वो मुड़ गई तो रेलवे ट्रैक्स बैंड हो गए और एक्सीडेंट्स हुए बहुत। ऐसे रोड्स में क्रैक आ जाता है, उनको मुड़ने की जगह अच्छी होती है, वो मुड़ नहीं पाती हैं, तो वो बहुत दबती हैं एक दूसरे में फोर्स अप्लाई करती है, खिंचाव, टेंशन, कंप्रेशन जो भी कह लो, और दरार आ जाती है। तो इसीलिए अब उनके बीच में वो गैप छोड़ दिया जाता है, वो गैप जो है वो लीव कर दिया जाता है ना भाई। अगर मैं आपको बताऊं पेंडुलम क्लॉक्स, बेटा देखो आज की डेट में हमारे पास जितनी भी पेंडुलम घड़ियां हैं वो तो नकली है ना, उसमें तो पेंडुलम शोबाजी है, उसमें जो पेंडुलम लगा हुआ आपको पता है शोबाजी है, उसका कुछ काम नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में घड़ियां पेंडुलम से ही टाइम नापती थी। अब ना हमारा ऑसिलेशन चैप्टर आने वाला है, अगला वन शॉट में शायद उसी का डालूंगा, उसमें आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ोगे 2π√L/g, ये फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे हम। तो जब पेंडुलम की लंबाई बदलती थी तो टाइम पीरियड भी बदल जाया करता था, जिसकी वजह से घड़ी टाइम गलत देती थी, क्योंकि वहां पे लेंथ मैटर करती थी और गर्मी में लेंथ बढ़ जाया करती थी एक्सपेंशन की वजह से, और सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट होती थी। इसलिए ऐसे मटेरियल्स का पेंडुलम बनाया जाता था। पेंडुलम क्लॉक में ऐसे मटेरियल का पेंडुलम बनता था जिसका अल्फा बहुत लो होता था। अल्फा कम होगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, है ना। शायद मैग्नीन वायर वगैरह लेते थे, कोई ऐसी वायर लेते थे जिसका अल्फा बहुत ज्यादा लो होता था, है ना। ऐसे ही आखिरी एप्लीकेशन पे अगर मैं आऊं तो रिम ऑफ वुडन टायर, इसके ऊपर तो एनसीईआरटी में एक सवाल भी है। रिम ऑफ वुडन टायर, जो पहले ना क्या होता था, जो बैलगाड़ियां होती थी उस पर लकड़ी के टायर होते थे, तो लकड़ी के टायर जल्दी टूट जाते थे, पानी में भीग जाते थे, तो उसके ऊपर लोहे की एक रिम चढ़ाते थे, उसके बाद रबर की एक लेयर लगाते थे। तो जो लोहे की रिम चढ़ती थी वो तो भैया बहुत टाइट होनी चाहिए। तो सेम जैसे बैरल में उसको गर्म करके रखा जाता है, ऐसे यहाँ पे भी रखते थे। ठीक है, आओ अब एक थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कांच की बोतल में पानी भर के बर्फ जमाना, फ्रीजर के अंदर रखना खतरनाक कैसे हो सकता है, आओ जरा चेक करते हैं और इसके पीछे की साइंस जानते हैं। बोतल को पानी से पूरा भरना होगा। पहले बोतल को पूरा इसके अंदर डुबाएंगे, ढक्कन भी इसके अंदर ही लगाएंगे ताकि कोई भी बबल ना बने। बोतल को हम इस पॉलिथीन में डाल के अंदर रखेंगे, बिकॉज इसका हाल होने वाला है थोड़ा खतरनाक है। तो हम कुछ इस प्रकार से अब इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। क्या होना चाहिए थोड़ी देर बाद, ठंडा करने पे चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन पानी इस दुनिया की एक एक्सेप्शनल चीज में से एक है जहां पे फ्रीज करने पे पानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपैंड होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। जो उसके हेक्सागोनल वॉइड्स होते हैं उनके बीच की स्पेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आता है। तो लगभग 24 घंटे हो गए, आओ एक बार रिजल्ट चेक करते हैं कि बॉटल का क्या हाल हुआ है। मेरे तुम्हें को छू के पता चल गया है कि इसके अंदर क्या हाल होगा। सारा जो पानी है, बर्फ जो है, क्या हाल किया, ये सब कांच है ना। ये इसने कांच का क्या हाल किया, ऊपर से तो क्रैक हो गया, एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए थी, इसने कांच को तोड़ दिया है। कांच की बोतल में कभी भी हमें पानी फ्रीज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप दोनों चीजों के बारे में समझ गए होंगे कि एक तो चीजें कैसे थर्मली एक्सपैंड होती हैं और पानी कैसे एक्सेप्शनल केस है कि वो जमने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो सॉरी, जमने पे एक्सपैंड होता है, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वो एक्सपैंड होता है। अब आप ये ध्यान रखना आगे बढ़ने से पहले कि ये मत लिखना कि पानी ठंडे होने पे हम भी एक्सपैंड होता है और गर्म होने पे भी। आपको ऐसे लिखना होगा कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे अपनी मैक्सिमम डेंसिटी लेके बैठा है और मिनिमम वॉल्यूम 4 के आगे भी वो अपनी वॉल्यूम बढ़ाता है और 4 के नीचे भी वो अपनी वॉल्यूम बढ़ाता है। ऑल्दो आपसे
इन डेप्थ रीजन फिजिक्स में नहीं पूछेंगे। चलो आओ, अब जैसा कि बात हुई थी कि बात करेंगे हम लोग किस बारे में, कि जो अल्फा बीटा और गामा है, जिसको हम अल्फा बीटा गामा कह रहे हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इनमें आपस में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालने की बात यहां पे हो रही है। अब इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड जो थी भाई वो एल थी, ठीक है ना। हमने इस स्क्वायर शीट को गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद इसकी जो साइड है और एरिया है वो दोनों बढ़ा। इसकी जो साइड हो गई वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई और एरिया ऑब्वियसली बात है बढ़ गया होगा, है ना भाई। एक स्क्वायर शीट है तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो जो पुराने वाला एरिया होगा ए, वो हमारे पास एल स्क्वायर होगा और जो नया वाला एरिया होगा ए डैश, जो कि ए प्लस डेल्टा ए होगा, वो ऑब्वियस सी बात है नई वाली साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हम इसी को ओपन करने वाले हैं। यहां से हम लोग अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालेंगे। कैसे? जो ए है उसको ए रहने दो और ए डैश को मैं लिख सकता हूं बीटा ए डेल्टा टी, ये आज ही डिराइव किया हमने। अगेन यहां पे आ जाएगा एल स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा डेल्टा एल स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 2l डेल्टा एल, है ना भाई। तो यहां से ए स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां बच जाएगा बीटा ए डेल्टा टी। अब आप मुझे बताओ जो ये डेल्टा एल है, अभी जो आपने देखा उसमें जो वो स्फीयर था उसका रेडियस ना के बराबर चेंज हुआ, मतलब ना के बराबर चेंज हुआ। इतना हुआ कि वो बस उसके अंदर अटक जाए, या ठंडा करने पे इतना हुआ कि वो बस उसके पार चला जाए। मतलब आप कह सकते हो कि मिलीमीटर्स में चेंज हुआ। अब मिलीमीटर को अगर आप 10 की पावर -3 मान रहे हो एसआई में, तो उसका स्क्वायर 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो जो डेल्टा एल है वो वैसे ही बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो आपको इग्नोर करना ही होगा, है ना भाई। तो डेल्टा एल स्क्वायर को आप इग्नोर कर दोगे, ये वैसे कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया 2l डेल्टा एल। आप यहाँ पे लिख देना कि डेल्टा एल का जो स्क्वायर है वो टेंस टू 0 है, लगभग 0 है। तो यहां से आपके पास बीटा ए डेल्टा टी आता है और यहां पे आप 2l डेल्टा एल की जगह लिख सकते हो अल्फा एल डेल्टा टी, है ना भाई। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होता है, एल इंटू एल एल स्क्वायर होता है जो कि ए से कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे बीटा इज इक्वल टू सॉरी सिर्फ 2 अल्फा बच जाता है। और ये मैंने अभी आपको शुरू में ही कहा था कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका बीटा भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। और यहाँ पे हमने डिराइव भी कर दिया है कि जो बीटा है वो अल्फा से डबल है। तो अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे कि अभी मैंने आपको एक टेबल दिखाई जिसमें आपके पास एल्यूमिनियम के लिए अल्फा है जिसको अल्फा 1 कह रही है एनसीईआरटी, तो आप अल्फा 2 यानी कि लेट से अल्फा एरिया का अगर निकालना चाहते हो तो बस इनका डबल कर देना है। ठीक है, एग्जैक्टली डबल नहीं होगा बिकॉज आपने डेल्टा एल स्क्वायर को इग्नोर किया है, एग्जैक्टली डबल नहीं होगा बट लगभग लगभग यहां से ये डबल आ जाएगा, समझ गए। चलो यहीं पे अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, जैसे हमने यहां पे अल्फा और बीटा में निकाला है, अब हम निकालेंगे बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है भाई, अब हम अल्फा और गामा में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। अगेन हमारे पास एक स्क्वायर से बना हुआ क्यूब है, यानी मतलब ये भी क्या वो बोलने की बात है, अगर स्क्वायर से बना होगा तो वो क्यूब ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है भैया, है ना। तो ये हमारे पास एक क्यूब है। अब अगर मैं इस क्यूब को गर्म करता हूं, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, इस क्यूब को अगर मैं गर्म कर देता हूं, ये मैंने क्यूब बना दिया, तो ये अभी इसकी क्यूब की साइड एल है, अब मैं इसकी वॉल्यूम भी है, अब मैंने इसे गर्म किया, अब गर्म करने के बाद इसकी वॉल्यूम बढ़ गई होगी, तो इसकी जो फ्रंट साइड है, बस मैं वो बना देता हूं अभी टाइम बचाने के लिए, सारी साइड्स बड़ी होंगी, तो इसकी एक साइड हो गई अब एल प्लस डेल्टा एल, है ना। अब मैथ्स क्या कहती है? मैथ्स कहती है कि जो इसकी पुराने वाली वॉल्यूम थी वो हमारे पास एल क्यूब थी, क्योंकि ये एक क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, यूनिफॉर्म बॉडी मान के भी चले तो। और जो नई वाली वॉल्यूम है वो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब हो जाएगा, है ना भाई। और नई वाली वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है पुरानी वाली वॉल्यूम प्लस डेल्टा वी भी हो सकता है। तो इसी का रिलेशन हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे जैसे कि यहां किया था। अब v प्लस डेल्टा वी की जगह में गामा वी डेल्टा टी लिख सकता हूं, आज डिराइव किया हमने। अब यहां पे a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, है ना भाई, बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है। अब यहां पे v से l क्यूब कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम है, तो इस साइड बच जाएगा गामा v डेल्टा t। अब आप अगर लगाओ, अगर हमने डेल्टा l के स्क्वायर को इग्नोर किया है तो डेल्टा l का क्यूब तो और छोटा हो गया, और यहां से डेल्टा l का स्क्वायर भी, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया, सिर्फ कौन बचा हमारे पास 3l स्क्वायर डेल्टा l। अब मैं यहां पे अगर अल्फा के बीच में रिलेशन निकालने आया हूं तो यहां पे मैं डेल्टा एल को खोल दूंगा और यहां पे लिख दूंगा अल्फा एल डेल्टा टी। अगेन डेल्टा टी से डेल्टा टी, एल स्क्वायर इंटू में एल, एल क्यूब होता है तो एल क्यूब से वी कैंसिल हो जाएगा, तो मुबारक हो, यहां पे गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा। यानी कि जो बीटा है वो 2 अल्फा के बराबर आया था और गामा जो है वो 3 अल्फा के बराबर आया है। और इससे यह भी शो होता है कि ये सारे, ये तीनों के तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर एक लास्ट स्टेटमेंट लिखी जाए तो बीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर आया था, तो अल्फा किसके बराबर आ गया था भैया, बीटा बाय 2, है ना। ऐसे ही गामा बराबर आया 3 अल्फा के, तो अल्फा किसके बराबर आ गया भैया, गामा बाय 3। तो क्या ये कहना ठीक है कि जो अल्फा है वो बीटा बाय 2 और गामा बाय 3 की, तो ये आपस में इस रिलेशन से रिलेट हो जाते हैं। अब जो बच्चा एंट्रेंस का पेपर देना चाह रहा है, आप में से देंगे, सभी को देना होगा, चाहे वो CUET हो, CUET में तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ चाहे वो नीट हो, जेईई हो, उसमें क्या होता है कभी कभार क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन होती है। एनसीईआरटी में ऐसा कोई सवाल नहीं, अल्फा में एनसीईआरटी में अगर अल्फा की वैल्यू यूज हो रही है तो अल्फा देंगे, बीटा की वैल्यू यूज हो रही है तो बीटा, गामा की हो रही है तो गामा। वो अलग बात है कि एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन ही जहां तक मुझे याद आ रहा है अल्फा या गामा के ऊपर है, बीटा के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। और वो तो वैल्यू दे नहीं रहे, वो तो कह रहे टेबल से देख लो। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर सीबीएसई लेवल पे एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको अल्फा पे अल्फा ही देंगे, बीटा बीटा देंगे, गामा। लेकिन एंट्रेंस में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कभी कभार दे रखा होता है अल्फा की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास अल्फा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके आप उसमें गामा निकाल सकते हो। ठीक है जी, डन है। चलो, तो ये तो हमारे पास टॉपिक हुआ कि एक्सपेंशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। अब आता है टाइप्स ऑफ हीट। अब अगेन अगर आपने केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक बहुत इजी होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है कि हीट कितने टाइप की होती है। हीट क्या है, इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन यही पढ़ी हमने, एक ऐसी एनर्जी जो फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बट एक्चुअली में हीट 2 टाइप की हो सकती है। मैं नाम लूंगा, आपको याद आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि हीट 2 प्रकार की होती है। पहली आती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट और दूसरी आती है हमारे पास लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होता है भैया, देखो 9th में भी यही समझाया था, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में भी यही समझाया था, हर जगह आपको यही समझाया है कि हीट जो है वो 2 काम कर सकती है, या तो वो टेम्परेचर को बढ़ा सकती है या तो वो स्टेट को चेंज कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हीट दोनों काम कभी भी एक साथ नहीं कर सकती। यानी अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हो तो या तो आप उससे टेम्परेचर को चेंज करोगे, यानी बढ़ाओगे या कम करोगे। अगर हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट ले रहे हो तो टेम्परेचर कम होगा। या तो आप स्टेट चेंज कर पाओगे, यानी आप उसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या उल्टा करोगे। लेकिन आप एक ही साथ स्टेट को चेंज और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से 2 प्रकार की हीट हो जाती है, एक है स्पेसिफिक हीट और एक है लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है भैया, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपने केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ तो स्पेसिफिक हीट 2 प्रकार की होती है, मोलर और एब्सोल्यूट। मोलर में 1 मोल के लिए बात करते हैं और एब्सोल्यूट में 1 kg के लिए। हम फिजिक्स में 1 मोल के लिए कभी बात नहीं करेंगे, ऑल्दो मोलर स्पेसिफिक हीट में हमेशा 1 मोल आता है,
बट हम फिजिक्स में कभी भी, आप कितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो, हम कभी भी मोल्स पे बातें नहीं करते, हम केमिस्ट्री में मोल्स पे बात करते हैं, फिजिक्स में हम केजी पे बात करेंगे, ग्राम पे बात करेंगे। तो इसीलिए हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट। आप किसी का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाना चाहते हो तो उसके 1 किलो को कितनी हीट दोगे, या 1 यूनिट कम करना चाहते हो तो उसके 1 किलो से कितनी हीट लोगे, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर यहां पे 1 मोल लिख दूंगा, 1 मोल, तो यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, और 1 केजी पे बोल दूंगा तो एब्सोल्यूट। बट हमें यहां पे स्पेसिफिक हीट को बस स्पेसिफिक हीट के रूप में पढ़ना है क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो भले ही इन दोनों पे डील करती हो, दोनों की परिभाषा देती हो, और न्यूमेरिकल मोलर पे आते हैं, आपने कर लिया होगा अब तक तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन यहां पे हम पर केजी पे बात करेंगे। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट को हम एस या फिर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद करो केमिस्ट्री ने इसको सी से रिप्रेजेंट किया था, सीपी और सीवी आया था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट फिजिक्स इसको मेजरली एस से रिप्रेजेंट करती है। देखो यार, सिंबल तो भावनात्मक चीजें हैं, तो अगर मैं इसको एस से रिप्रेजेंट कर लूं, अगर आपको सी से रिप्रेजेंट करने की आदत है वो भी चलेगा। तो स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक हीट मेरे पास क्या हो गया, कितनी हीट मैं इसको दूंगा इसके 1 किलो के टेम्परेचर को 1 यूनिट चेंज करने के लिए। तो क्यों यहां पे हो गया हीट, एम हो गया मास, यानी पर यूनिट मास है बिकॉज 1 किलो पे है, और डेल्टा टी हमारे पास हो गया कितना टेम्परेचर मैं चेंज कर रहा हूं बिकॉज मुझे 1 यूनिट चेंज करना है, तो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। इससे आ जाएगी हमारे पास स्पेसिफिक हीट, या कह लो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक हीट। आसान भाषा में, जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो वहां पे स्पेसिफिक हीट की बात होती है। अब अगर किसी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, पहले आओ इसकी भी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट या यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, एनर्जी की यानी हीट की आ गई जूल, मास की आ गई केजी, तो पर केजी हो गया, और टेम्परेचर क्या आ गई केल्विन, तो ऊपर जाके पर केल्विन हो गया। तो इसकी यूनिट यानी एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल पर केजी पर केल्विन। अब अगर लगाओ, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो it is difficult to change its temperature। आप मुझे बताओ, पानी का टेम्परेचर चेंज करना आसान है या एल्यूमिनियम का? तो आंसर है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम गैस पर रख के कितनी जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू पानी, और वहीं पे फ्रिज में रखने पे एल्यूमिनियम कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू पानी। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी वो बहुत जल्दी गर्म या बहुत जल्दी ठंडा होगा। हीट दे दोगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, हीट ले लोगे तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे कि स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की सिर्फ 900 जूल पर केजी पर केल्विन है। यानी इसको एनालाइज करो, 1 किलो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर अगर आपको 1 केल्विन बढ़ाना है तो सिर्फ आपको 900 जूल चाहिए। अब मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूं, आपको सर 900 तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप यही स्पेसिफिक हीट पानी की देखो तो 4000 से भी ज्यादा है, और ये रीजन है कि पानी को गर्म करना एल्यूमिनियम के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल है, और ठंडा करना भी। और आपको लग रहा होगा सर ये गलत बात है, ऐसा तो उल्टा होता तो मजा आता। नहीं बेटा, अच्छी बात है कि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, और धरती पे आप सबको पता है मेजर हिस्सा पानी है। अगर इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती तो दोपहर में ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता, धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता। और अगर रात में स्पेसिफिक हीट इसकी कम होती है, अगर मान लो, तो रात में इतनी ठंडी हो जाती धरती कि रहने लायक ना बचती। इमेजिन पूरी धरती एल्यूमिनियम के मेजरली बनी हुई है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती बेटा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर चेंज करना डिफिकल्ट है, और अगर कम है तो इट इज इजियर। तो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कम है, मतलब उसके टेम्परेचर को चेंज करना बहुत आसान जॉब है। वहीं पे लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हाँ चलो, मैं उस गली तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सबको पता है आजकल एक बड़ा फेमस हो रखा है शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। उसमें लेटेंट का मतलब है हिडन, हिडन टैलेंट है ना, हिडन टैलेंट होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन टैलेंट, कोई टैलेंट जो छुपा हुआ हो। तो लेटेंट हीट कौन सी हीट है? ऐसी हीट जो छुपी हुई होती है। कैसे छुपी हुई क्यों बोलते हैं इसको? 9th में पढ़ा हुआ आपने। आपने अभी अभी इस वीडियो को पॉज करो और अपने पेरेंट्स से एक बात पूछो, अपने छोटे भाई बहनों से एक बात पूछो, और अगर बड़े भाई बहन है साइंस साइड के नहीं है तो उनसे एक बात पूछो। बड़ा प्यारा सवाल है, देखो, बिना पूछे भी आपको पता है वो क्या आंसर देंगे। आप उनसे पूछो कि
अगर मेरे पास एक मैटर है और मैंने उसे गैस पे रखा हुआ है और मैं उसे गर्म कर रहा हूं, मतलब हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा? तो हमेशा आपके घर वाले आंसर देंगे कि बढ़ेगा। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है कि बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर बढ़े, क्योंकि अगर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे है, मतलब अगर वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, तो उस दौरान टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आएगा। और ऐसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं, जो स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होती है। तो हीट रिक्वायर्ड, अगर आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो रिक्वायर होगी, नीचे आ रहे हैं तो रिलीज होगी। हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग स्टेट चेंज ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली। अगर आप 1 किलो सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करते हो तो कितनी हीट आप दोगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या निकलेगी जब नीचे की तरफ आओगे, इससे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब क्योंकि लेटेंट हीट में हम स्टेट चेंज करते हैं तो ये दो प्रकार की हो जाती है। एक हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें हम, नाम से पता लग रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, और एक होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें हम लोग लिक्विड से गैस जाएंगे, और उल्टा आएंगे तो बस साइन बदल जाएगा, वो तो आप लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानते हो। तो लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट से कैसे अलग है? स्पेसिफिक हीट में हम ये कहते हैं कि 1 किलो सब्सटेंस के टेम्परेचर को हमें 1 यूनिट बढ़ाना है या कम करना है, और लेटेंट हीट में हम लोग कहते हैं कि हमें स्टेट को बदलना है 1 किलो सब्सटेंस के। तो उस हिसाब से जो लेटेंट हीट है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हीट अपॉन में मास। लेकिन क्या चेंज इन टेम्परेचर आएगा? नहीं आएगा। इसलिए भाई साहब ध्यान रखना, इन दोनों के डायमेंशंस भी अलग होते हैं। अभी क्रैश कोर्स की बात चल रही थी। अच्छा, इसी बात में से मैं बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ, अभी 1-2 क्लास हुई है, सुपर्ब रिस्पॉन्स है। मैंने स्टोरी डाली थी टेलीग्राम पे, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि कितना प्यार बच्चों ने टेलीग्राम की पेड बैच में दिया। उस पर कमेंट्स थे, जितना बच्चा हमसे यूट्यूब पे पढ़ता है उसके कई गुना ज़्यादा पेड बैच में आया। ये बड़ा हैरान कर देने वाला डेटा था, यानी कि हम लोगों ने माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट काफ़ी करी एज कम्पेयर टू हमने यूट्यूब पे, बिकॉज यूट्यूब पे हमसे उतना बच्चा आके लाइव नहीं पढ़ रहा, जिससे कई ज़्यादा बच्चा आके हमसे पेड बैच में ऐप पे पढ़ रहा है, जो कि बड़ा विचित्र था देखने में। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप हमसे यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन कितनी माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट से किसी के भाई ने उसको बोला कि भाई ये अच्छा पढ़ा रहे हैं बहन, यही एक बात है। मैं ऐसी एक और एडटेक कंपनी को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं जब मैंने ये डेटा सुना था कि उनके लाइव में उतने बच्चे नहीं आते, लेकिन उनके पेड बैच में उससे कहीं ज्यादा है, तो मुझे लगा था ये कैसे पॉसिबल है। अब समझ में आ रहा है। इतना प्यार देने के लिए पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। बट अभी पेड बैच में ही ये बात चल रही थी, इस क्वेश्चन के बारे में बात चल रही थी। डायमेंशन चैप्टर अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो वहां पे बच्चा बोला कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में दोनों में हीट आता है, पर इनके डायमेंशंस अलग क्यों हैं? क्योंकि भाई इनके यूनिट अलग है ना। इसमें डिवाइड में चेंज इन टेम्परेचर आता है तो डायमेंशंस में केल्विन आएगा, बट यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर में केल्विन आया, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है ही नहीं, क्योंकि इसको टेम्परेचर नहीं बदलना है, इसको सिर्फ स्टेट को बदलना है 1 किलो सब्सटेंस के। तो इसका फॉर्मूला ये आ जाता है ना भाई। अब यहाँ पे इसके अगर यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट हमारे पास हो गई है जूल, और मास की हो गई है केजी, तो इसकी यूनिट आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ जूल पर केजी आ जाएगी। डन है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की हीट है। अच्छा, अब किसी की अगर लेटेंट हीट ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे तो आपने देख लिया, पहले बात तो अगर मैं आपको समझूं इस डेटा के हिसाब से, इट इज easier to change temperature of aluminium than any other substance in this table, then carbon, copper, है ना? Oh, sorry, my bad. It is easier to change temperature of aluminium than water. इन सब का तो काफी कम है, ये आप देख सकते हो, यानी कि सिल्वर का 200 कुछ है, लेड का ओए होए, यानी लेड का टेम्परेचर चेंज करना इनमें सबसे ज्यादा आसान है इस टेबल में, है ना? उसके बाद टंगस्टन आ रहा है। तो इट इज इजियर टू चेंज टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम देन वाटर। क्यों भाई? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो काफी कम है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से, है ना? और बेटा यही रीजन है
कि दिन के समय पे कभी भी आप समुद्र में जाओ, इसके मैंने वीडियो बनाई भी थी और आज हमें इसके और बात भी करनी है कि दिन के समय पे कभी भी आप अगर समुद्र किनारे जाओ, रात के समय भी जाओ, तो वहां पे हमेशा हवाएं चल रही होती हैं। खैर हवाओं के बारे में बात करूंगा अभी, लेकिन आप सब कभी समुद्र किनारे गए होंगे तो समुद्र किनारे दोपहर में मिट्टी बड़ी गर्म होती है लेकिन पानी फिर भी ठंडा होता है, क्योंकि मिट्टी की स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, जिसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है धूप में, लेकिन पानी। और रात को उल्टा है, रात को मिट्टी उतनी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगेन उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, स्पेसिफिक हीट कम है तो उसका टेम्परेचर कम करना भी आसान है ना, है ना, है ना। ठीक है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूं तो जिसकी लेटेंट हीट ज्यादा होगी, डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टू चेंज स्टेट, उसकी स्टेट को चेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हीट डिमांड करेगा। ठीक है। अब कैलोरीमीटर या कैलोरीमेट्री, ये टॉपिक आप लोगों ने अगेन थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कैलोरीमीटर या कैलोरीमेट्री क्या होता है भाई? देखो, मैं यहां पे आपको पहले एक प्रोसेस समझाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन पे आऊंगा। खैर डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है, पहले कैलोरीमीटर समझो क्या है। ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास एक ना कंटेनर है, ठीक है, इसमें सिलेंडर विलेंडर बनता है क्या? बनता तो होना चाहिए, 3D शेप्स होनी चाहिए, गंदी बात है यार, है ना, इसमें अपडेट आने चाहिए, अपडेट आने चाहिए। चलो कोई नहीं, हम हाथ से बना देते हैं। हमारी ड्राइंग कौन सी गंदी है? तो खैर गंदी तो है, लेकिन चलो फिर भी। हाँ, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है या एक कॉपर का बना हुआ कंटेनर है, लेट से कोई भी मटेरियल हो सकता है, अभी के लिए मैं मान लेता हूं ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने भरा हुआ पानी, पानी वाटर, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर मैंने, ठीक है। अब अगर ये पानी और ये कॉपर का बर्तन यहाँ पे काफी देर तक पड़ा हुआ है, इस पूरे डिवाइस को पहली बात तो हम कैलोरीमीटर कहने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये पानी और कॉपर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, और थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के हिसाब से इनमें हीट ट्रांसफर हुई होगी, तो ये सेम टेम्परेचर पे आगे होंगे। तो ये दोनों का टेम्परेचर कुछ सेम है, लेट्स से 23-25 डिग्री सेल्सियस, जो भी है सेम है। अब मैंने क्या किया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, हमारे पास ना यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का एक बॉल है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम की हमारे पास एक बॉल है। अब इस एल्यूमिनियम का हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है, हमारे पास कॉपर और वाटर की स्पेसिफिक हीट है, हमें एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एल्यूमिनियम को गर्म करूंगा, गर्म करूंगा और इसे गर्म करके एक ए टेम्परेचर पे ले जाऊंगा, चाहे वो 100 डिग्री सेल्सियस हो। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जहां पे हम इस एल्यूमिनियम बॉल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इस कैलोरीमीटर में डाल देंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गया और उसके बाद इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद थोड़ी देर जब छोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वो अपनी हीट से पानी और कॉपर को गर्म करेगा, और वहीं पे पानी और कॉपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सही है। क्या मैं इस पूरे फिनोमिना की मदद से एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट निकाल सकता हूं? कैसे? आओ, सबसे पहले बात तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट अपॉन में मास इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में जो हीट लूज हुई है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन होगा? बोलो। अब हीट लॉस्ट किसने की है, हीट लूज किसने की है? तो आंसर है एल्यूमिनियम ने। तो एल्यूमिनियम ने कितनी हीट लूज की होगी, उसका फॉर्मूला होगा स्पेसिफिक हीट इनटू में मास इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू में मास ऑफ एल्यूमिनियम इनटू में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम। हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम होगा, हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर भी होगा। कैसे? इसका इनिशियल टेम्परेचर है T है, और जब इस बॉल को इसका मैं डाल दिया तो इन सब का टेम्परेचर कुछ कॉमन हो गया होगा। वैल्यू वाइज बात करें तो इसका डालने से पहले 23 था, इसका भी 23 था, उसका 100 था, तो ये इनके T1 टेम्परेचर हो गए इनिशियल। डालने के बाद इसका और इसका तीनों का एक सेम टेम्परेचर आ जाएगा, लेट से 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 से 27 गया तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, और ये लोग 23 से 27 गए तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हीट गेन किसने की है? तो दो लोगों ने की है, वाटर ने की है और कॉपर ने की है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू में मास ऑफ कॉपर इनटू में चेंज इन टेम्परेचर से इसकी हीट आ जाएगी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू में मास ऑफ वाटर इनटू में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। हमारे पास ये सब होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बस हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम ही होगा, या किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट इस पूरे प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं, है ना। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं अगला लेक्चर चाहे क्वेश्चन आंसर्स का डाल दूंगा या फिर लाइव में आके कराने लग जाएंगे, बट हाँ ये हमारे पास
कैलोरीमेट्री होता है। तो कैलोरीमेट्री क्या होता है? मींस मेजरमेंट ऑफ हीट। इसमें आप किसी की हीट मेजर करते हो। व्हेन अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर विच इज वाटर एंड कॉपर, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the colder body provided no heat is allowed to escape। ऑब्वियस सी बात है, सब इंसुलेटेड होता है। अभी अगर इंसुलेटेड होगा तो हीट वगैरह अंदर बाहर कोई एक्स्ट्रा सोर्स से आएगी जाएगी नहीं, है ना। और इस डिवाइस को हम लोग कैलोरी मीटर कहते हैं। अब आप कहोगे सर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और कॉपर कैसे आया? अरे यार, स्पेसिफिक हीट निकालने के और भी तरीके हैं, ऑब्वियस सी बात है, उन सब तरीकों से निकाल लिया होगा, उसकी टेंशन मत लो। जब आप कैलोरी मीटर खरीद के लाते हो तो उस पर कॉपर का वजन लिखा होता है, पानी आप खुद डालते हो अपने हिसाब से, पानी की स्पेसिफिक कॉपर की स्पेसिफिक उसके ऊपर पीछे लिखी रहती है, वो सब आपके पास होता है। टेम्परेचर निकालने के लिए यहाँ पे थर्मोमीटर्स लगे होते हैं, या आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए जिसमें आपको रीडिंग देखनी भी नहीं है, बस लिखी अपने आप, मतलब डिजिटली लिखी भी आ जाएगी, तो चीजें बहुत बदल चुकी है। बट हाँ, ये बेसिक फिनोमेना है कैलोरी मीटर या कैलोरीमेट्री का। हाँ, ये एरर तो देगा ही, क्योंकि थोड़ी बहुत तो हीट का लॉस होगा ही, वो सब तो है, एरर तो आएगा, तो ये बहुत एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट हाँ काफी हद तक ये एग्जैक्ट होगा, ठीक है ना। अब चेंज ऑफ स्टेट का एक ग्राफ एनसीईआरटी ने दिखाया हुआ है, आप उसको पढ़ लेते हैं, फिर चेंज ऑफ स्टेट खत्म हो जाएगा और एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ग्राफ है, आ जाओ इसको बनाते हैं, जिसमें यहां पे हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर इन लेट्स से केल्विन, और यहां पे आ रहा है हीट जो हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैं किसी को हीट दे रहा हूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना? हाँ यस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा लेवल आएगा जब वो अपने कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा? तो आंसर है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, इसको मैं मेल्टिंग पॉइंट कह रहा हूं। जैसे मान लो अभी हम बात कर रहे हैं आइस की, तो आइस अभी -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 263 केल्विन हो गया। मैं उसको हीट दिए जा रहा हूं, उसका टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, 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 और बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि -273 केल्विन तक पहुंच गया। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन तक पहुंच गया। तो वो अपने कौन से पॉइंट पे आ गया? मेल्टिंग पॉइंट पे। जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं आया था, -10, -8, -6, -4, -3, -2, 0, तो उसका टेम्परेचर हीट देने में बढ़ रहा था, और ये कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था? सॉलिड स्टेट को। लेकिन जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो इसका टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट रहेगा, ये आप जानते हो, मेल्ट होने के दौरान टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा, है ना, है ना, है ना। हीट तो आप दे रहे हो, हीट नहीं रुक रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग हो रही है। जैसे ये सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, अब इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाएगा, अब इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाएगा, लेकिन ये रहेगा लिक्विड। लेकिन जैसे ही ये कौन से टेम्परेचर पे पहुंचेगा? आंसर है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, ये अपनी स्टेट वापस से बदलने लग जाएगा और लिक्विड से बनने लग जाएगा वेपर्स, और लिक्विड से बनने लग जाएगा वेपर्स, और यहां पे होने लग जाएगा वेपराइजेशन, जिसको हम प्यार से बॉइलिंग भी कह देते हैं। और फिर आपको पता है क्या होगा? जैसे ये सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, अपनी स्टेट को बदल लेगा, उसके बाद फिर ये गैस बन जाएगा, और फर्दर अब इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और अब ये कौन सी स्टेट में आ चुका है? गैस में या फिर वेपर स्टेट में आ चुका है। ऑब्वियस सी बात है, आगे जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मैं वेपर को प्लाज्मा बना सकता हूं, वो अलग बात है, बट अभी के लिए 3 स्टेट्स होती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जा रहा है, तो यहां पे कौन सी हीट आई? स्पेसिफिक हीट। यहां पे स्टेट बदल रही है, तो कौन सी हीट आई? लेटेंट हीट। ये वाली हीट कौन सी है? स्पेसिफिक हीट। ये कौन सी है? लेटेंट हीट। ये कौन सी है? स्पेसिफिक हीट। तो ऐसे ऐसे, और एनसीईआरटी में शायद आपको पता हो, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है जहां पे हमें टोटल हीट बोलते हैं, तो पहले हम लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, फिर लेटेंट, फिर स्पेसिफिक, फिर लेटेंट, फिर स्पेसिफिक, और सबको ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन करेंगे, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बढ़िया हमारे पास ग्राफ है, ठीक है जी। तो ये ग्राफ हमने 9th क्लास में भी बनाया हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, मेरे हिसाब से आना चाहिए। 9th क्लास में भी ये ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। डन है। चलो अब हम हीट ट्रांसफर को पढ़ेंगे, जल्दी से इतना रिवाइज कर लो, फिर चलते हैं हीट ट्रांसफर की तरफ खटाक से। डन है भाई। चलो
अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का। बहुत आसान सा बेसिक सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। हीट ट्रांसफर कब होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। लेकिन हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के उसके 3 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला है कंडक्शन, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना भी है। कंडक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, ये पहले बता दूं आपको, थर्मल कंडक्टिविटी में, यानी कि यहां पे कहीं पे। लेकिन कंडक्शन का मतलब आप जानते हैं, जब हीट एक एटम से दूसरे एटम या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाती है तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं। आप सबको पता है 10th क्लास मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि उनमें एक एटम से पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, फिर दूसरे तीसरे पार्टिकल हीट ट्रांसफर करने की वाइब्रेशन के फॉर्म में उनके पास ये ताकत है। दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल्दो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है, बट डायमंड वहां पे बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट था, एक्सेप्शनल केस था। तो ये तो हम सब जानते हैं कि कंडक्टर का मतलब होता है जो हीट को कंडक्ट कर सके फ्रॉम वन एटम टू अनदर। लेकिन वहीं पे जो कन्वेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स गुड कंडक्टर नहीं होते, तो पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव होते हैं एक जगह दूसरी जगह, और फिर हीट को वो ट्रांसफर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर पहले मैं कंडक्टर को समझाऊं तो मान लेते हैं मेरे पास एक आग में एक एल्यूमिनियम की रॉड पड़ी हुई है। ये आग है और इस आग में एल्यूमिनियम की क्या पड़ी हुई है? एक रॉड पड़ी हुई, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के रॉड के साथ क्या हो रहा होगा? हीट जा रही होगी एक एटम दूसरे एटम, और आपके हाथ में अगर आपने रॉड को पकड़ा हुआ है तो आपको थोड़ी देर में ही हीट महसूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है? जैसे कि आप इसे बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि जो वाटर होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना, वाटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं पानी को गैस पे रखता हूं, फ्राइंग पैन में रखता हूं, गर्म करता हूं, तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो कंडक्शन से गर्म नहीं होता, वो कन्वेक्शन से गर्म होता है ना। या इस कमरे में अभी एसी चल रहा है तो ठंडक कन्वेक्शन से हो रही होगी, या ये बोर्ड बहुत गर्मी पैदा कर रहा है, ये लाइटें हैं यहाँ पे। अब आप कह रहे हो सर नवंबर का महीना आ गया, एसी चला रखा है आपने? हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे कमरे में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप? तो ये हीट भी कैसे आ रही है इस कमरे में? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? मैंने इसे गर्म किया, यहाँ पे जो पानी के पार्टिकल्स थे, यहाँ पे जो पानी के पार्टिकल्स थे, गर्म होने पे उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ जाता है और उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है ना, जिसकी वजह से ये वाले पार्टिकल्स ऊपर भागते हैं। अब अगर ऊपर भागेंगे तो नीचे की जगह खाली हो जाएगी, तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ से और पानी के पार्टिकल्स जो कम टेम्परेचर के हैं वो नीचे आ जाएंगे, और ऐसे करते करते फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और यही रीजन है कि पानी को आप ऊपर से गर्म नहीं कर सकते। ऊपर से गर्म करोगे तो ऊपर की लेयर इवेपोरेट होकर भाग जाएगी, फिर ऊपर गर्म करोगे इवेपोरेट होकर भाग जाएगी, तो ये अलग सिस्टम चलेगा। द ओनली पॉइंट इज कि कन्वेक्शन इज नॉट फॉर एनीबडी, कन्वेक्शन इज ओनली फॉर दैट पार्टिकल्स जो मूव हो सकते हैं। और कौन मूव हो सकते हैं? तो आंसर है फ्लूइड्स। आंसर है फ्लूइड्स। तो कन्वेक्शन एक ऐसा हीट ऑफ ट्रांसफर है जिसमें पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं, और ये किस में पॉसिबल है? फ्लूइड्स में। मैं हमेशा से एग्जांपल देता आया हूं कि क्लासरूम में अगर मुझे रजिस्टर को एक कोने से दूसरे कोने पे, मान लो मुझे एक रजिस्टर को लास्ट वाले बच्चे तक पहुंचाना है, तो मैं एक को दूं, फिर एक पिछले को दे, फिर उसको दे, और लास्ट तक पहुंच जाए, दिस इज कंडक्शन। लेकिन मैं खुद जाके उसको लास्ट वाले बेंच को वो रजिस्टर दे के आऊं, दिस इज कन्वेक्शन। मैं खुद मूव हुआ, मेरे मूव करने के पास मेरे पास मूव करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो क्षमता फ्लूइड्स के पास होती है। और इससे ही हम लोग समझते हैं कि समुद्र वगैरह में आसपास हवाएं क्यों चलती है ना भाई। देखो, जब दिन होता है तो आप सबको पता है कि जो जमीन होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, अगेन स्पेसिफिक हीट रीजन है। अब गर्म होने की वजह से होता क्या है कि यहाँ की हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, तो यहाँ पे खाली जगह बच जाती है। ये मिट्टी है, मिट्टी गर्म हो गई, उसके ऊपर की हवा गर्म हो गई, ऊपर राइज करती है, तो यहाँ पे खाली जगह बच जाती है, जिसकी वजह से यहां से हवाएं यहाँ चलती हैं। इसलिए आप कभी भी दोपहर के समय पे समुद्र किनारे जाओगे, चलो मैं आपको इसके ऊपर यहाँ पे एक वीडियो लगाता हूं अभी, कि दोपहर को समुद्र किनारे आप कभी भी जाओगे तो हवाएं हमेशा समुद्र से इधर की तरफ चल रही होंगी। आप समुद्र किनारे कभी भी दोपहर को एक कागज का टुकड़ा छोड़ो, वो हमेशा इधर ही जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ हवाएं चलती है। रात को उल्टा हो जाता है, रात को अगर उल्टा हो जाएगा, रात में अब जमीन जो है वो ज्यादा ठंडी हो चुकी है और ये रिलेटिवली गर्म है, तो यहाँ पे हवाएं ऊपर चल रही होंगी। ये देखो ना, ये सूरज है, चांद है, तो हवाएं ऐसे के बजाय अब ऐसे चलने लग जाएंगी। बट हवाएं चल क्यों रही हैं? कन्वेक्शन से चल रही हैं। और पूरी धरती पे भी इक्वेटर से पोल पे यही होता है, बस इन्हें लोकल विंड्स कह देते हैं।
लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और पूरी धरती पे हवाओं को पूरी धरती पे हवाएं चलने को हम लोग ट्रेड विंड्स कह देते हैं, क्योंकि इक्वेटर ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू पोल। तो इक्वेटर की हवाएं अगेन इस तरीके से गर्म होकर ऊपर जाती हैं, तो पोल से हवाएं इक्वेटर की तरफ आती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। तो हवाएं भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन के फॉर्म में ही चलती हैं। डन है। समुद्र किनारे जब भी जाओ वहां पे हवाएं क्यों चल रही होती हैं, ये झंडा फड़फड़ाता क्यों रहता है? अब अगर मैं टिश्यू पेपर को फाड़ के उसको छोड़ता हूं तो ये हमेशा दिन में समुद्र से दूर की तरफ ही क्यों जा रहा है? अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि समुद्र में मिट्टी भी होती है और उसी के पास में पानी भी होता है। अब दिन में धूप की किरणें तो सेम गिर रही हैं, लेकिन पानी जो है वो ज्यादा ठंडा रहता है एज कंपेयर टू मिट्टी। अब अगर पानी ठंडा है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी होगी, लेकिन वहीं पे मिट्टी गर्म है तो उसके ऊपर की हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा जो है वो एक्सपैंड होकर राइज होती है, और मिट्टी के ऊपर की गर्म हवा ऊपर की तरफ भाग जाती है, जिसकी वजह से जो भी समुद्र के ऊपर हवा होती है उसको जगह मिलती है मिट्टी की तरफ आने के लिए। अब यहां पे एक सवाल आपके मन में होगा कि पानी ठंडा क्यों है और मिट्टी गर्म क्यों है? इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। थैंक यू। लेकिन अगर मान लो मेरे को रजिस्टर एंड तक पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में कोई बच्चा ही नहीं है, सिर्फ मैं हूं और मैं भी मूव नहीं कर सकता, और लास्ट में बच्चा जिस तक रजिस्टर पहुंचाना, तो एक तरीका है कि मैं रजिस्टर को फेंक दूंगा, विद्या माता की रिस्पेक्ट से रजिस्टर को फेंक दूंगा, लास्ट में बच्चा उसे पकड़ लेगा। इस दौरान मुझे रास्ते में ना तो किसी को जाने की जरूरत पड़ी, ना ही रास्ते में मीडियम की जरूरत पड़ी, विच मीन्स देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड। और जब मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है तो उस फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को लेके जाती हैं। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक वेव होती है इंफ्रारेड, जो हीट लेके जाती है। इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, तो बिना मीडियम के सन से हीट आपको पता है धरती तक आ रही है, इसे रेडिएशन कहा जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, रेडिएशन जो है ये फास्टेस्ट मोड है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, सही है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। डन है जी। तो हीट तीन तरीके से कंडक्ट हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमें जिसको डिटेल में पढ़ना है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये इस चैप्टर का लास्ट मेजर, अगेन अभी इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी है और छोटे मोटे टॉपिक्स और है, जैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ 2 मिनट का है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ 2 मिनट का है। इसके ऊपर इन 16 सालों में आज तक मैंने एग्जाम में सवाल देखे नहीं है, देखे भी होंगे तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, इतना कम आता है, बट ठीक है, टॉपिक तो टॉपिक है, पढ़ेंगे। और लास्ट ईयर की एनसीईआरटी आप खोल के देखना, उसमें तो ये डिलीट भी हो गए थे, इस साल दोबारा से आ गए, लास्ट ईयर तो ये डिलीटेड भी थे। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि हीट को तीन तरीके से इधर से उधर भेज सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हमें कंडक्शन की बात करनी है, ठीक है ना भैया? तो हमें कंडक्शन की बात करनी है। मान लेते हैं ये मेरे पास एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका यहां पे जो एरिया है वो ए है, एंड एज्यूमिंग दैट वहां पे भी एरिया ए है। ये जो फेस है इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं वो एल है, और मुझे हीट को यहां से यहां भेजना है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि जो हीट है वो यहां से यहां जाए, इस फेस से उस फेस पे जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हीट तभी जाएगी जब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। कहां का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, इस वाले फेस का या इस वाले फेस का? तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले फेस का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां का टेम्परेचर अगर मैं मान लेता हूं T प्लस डेल्टा T है, तो यहां का टेम्परेचर हो गया T, यानी दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा T। यानी ये वाला फेस डेल्टा T टेम्परेचर ज्यादा है उससे, तभी हीट यहां से वहां जाएगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी कहती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कंडक्टर इज, पहली बात तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी क्यू बाय डी टी या फिर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डी क्यू बाय डी टी में डी क्यू क्या है? हीट कितनी गई, और डी टी क्या है? कितने समय में। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मैं डी क्यू बाय डी टी के फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर मैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के फॉर्म में लिखूंगा तो आप समझते हैं यार इतना तो
ये तो हमें बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा जल्दी हीट यहां से वहां जाएगी। अगर यहां का टेम्परेचर 30 है, यहां का 20 है, तो हीट जा रही है। यहां का 50 है और यहां का 20 है, तो और तेज जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट उतनी ज्यादा ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और जल्दी भी होगी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा। अगेन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। जितना ज्यादा बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ लिया तो उससे कंपेयर कर सकते हो। जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना फ्लूइड दौड़ता है, बिल्कुल ऐसे जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा जल्दी हीट क्यों, ऐसा क्यों? सोचो, यहां पे हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ एटम बैठे होंगे, हटा दूंगा मैं, कुछ एटम बैठे होंगे, ठीक है ना, जो हीट को यहां से रिसीव करेंगे और वहां लेके जाएंगे। अब अगर एरिया बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ एटम सरफेस पे ज्यादा होंगे, तो ज्यादा एटम हीट रिसीव करने वाले होंगे और ज्यादा आगे जाने वाले होंगे, लेकिन समय सेम लगाएंगे तो सेम समय में ज्यादा हीट जा पाएगी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी हो गया मेरे बच्चों ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी होगा। जितनी ज्यादा दूर हीट जानी है उतनी देर लगेगी। हाय, तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा दूर हीट को लेके जाना है उतना ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा। तो कंबाइनिंग, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, मुझे पता है क्या चल रहा है, मुझे पता है क्या चल रहा है। कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सर आपने कह दिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और इनवर्सली टू है लेंथ। लेकिन क्या ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता होगा? क्या लकड़ी, लोहा, फलाना ढिमकाना ये सब सेम टाइम पे हीट लेके जाएंगे? नहीं बेटा, अरे आने वाला है, आने वाला है, जिसका आपको इंतजार है वो आने वाला है। तो डी क्यू बाय डी टी जो है, या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया चेंज इन टेम्परेचर ए बाय एल के, है ना। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाना चाहता हूं तो मुझे यहां पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट है ना ये वही है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, और ये के जो है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं अभी, लेकिन इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये लेंथ के इनवर्सली है, लेकिन ये एक चीज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो है नेचर ऑफ मटेरियल में के ऑब्वियस बात है, अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट कर देते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, बहुत प्यारे कंडक्टर्स हैं, और वहीं पे बाकी सारे मेटल्स उनसे कम है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी? देखो, इसकी एसआई यूनिट निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं इसके पीछे सीधा जाने वाला हूं इसकी टेबल पे, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट, इसकी यूनिट क्या आ गई? जूल। इसकी क्या आ गई? सेकेंड। इसकी क्या है? मीटर स्क्वायर और मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो यहां पे आ गया केल्विन। तो इसकी यूनिट आ गई, या ऐसा यूनिट आ गई जूल, यहां से एक मीटर बच गया है पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। वाह भाई वाह, सब पर हो गया। जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, काफी बड़ी यूनिट है। और अगर आप ध्यान देंगे, इतना तो समझ गए, जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे कि सिल्वर के लिए देखो आप, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन में शायद वैल्यू दिख रही है 406 है। अब 406 ज्यादा होता है कम होता है? वहीं पर अगर आप मरकरी को देखो, 10th क्लास याद करेंगे, मरकरी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट था। क्यों?
क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो 8 है और वहीं पे सिल्वर का 400 पार है। ये मेटल्स की बात हो रही है। नॉन मेटल्स को ऑब्वियस सी बात है कम होगा, ये ऑब्वियस है, कम होगा कम होगा कम होगा। आइस का फिर भी बाकियों से काफी ज्यादा है बट कम है, और गैसेस का और कम होगा। लेकिन मेटल्स में अगर आप देखो तो सिल्वर और कॉपर का सबसे ज्यादा, एंड दैट इज वाई सिल्वर कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। वहीं पे मरकरी नहीं है। तो जैसे कि के जो है वो सिल्वर का ज्यादा है एज कंपेयर टू के मरकरी का, जिसकी वजह से सिल्वर इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी, यानी सिल्वर जो है वो मरकरी से बेहतर एक कंडक्टर कंसीडर किया, बेहतर कंसीडर क्या किया जाता है, ये समझ गए। तो यानी ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियस बात है डायमेंशंस पे तो करता है। यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि सिल्वर और मरकरी के एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, लंबाई सेम है, तो अगर कंपेयर किया है तो सिल्वर ज्यादा जल्दी कंडक्ट कर देगा क्योंकि उसकी के की वैल्यू ज्यादा रहती है। ठीक है, अब जैसे एयर है, हम जो है इसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना एयर की थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप देखो तो इस पूरी, अब आप आर्गन और हाइड्रोजन को गैसेस ही मानो, इस पूरी टेबल में एयर की थर्मल कंडक्टिविटी आपको सबसे कम मिलेगी, है ना, सही कह रहा हूं, मिलनी भी चाहिए। यानी एयर थर्मल कंडक्टिविटी वाइज बहुत ज्यादा घटिया है, इसीलिए एयर को बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट लिख दूं कि भैया जो के है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो एयर के लिए है वो लगभग 0 है, इसीलिए एयर जो है वो बैड या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। और यही रीजन है यहां पे इसकी एप्लीकेशंस आती हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, इसके बाद बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपको सवाल करने हैं या आगे वन शॉट्स ही देखने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं क्रैश कोर्स में हम लोग चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो चैप्टर पढ़ाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं। अभी तो जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया उनका एक चैप्टर जस्ट खत्म होने वाला है, तो उनको भी ये बात नहीं पता, वो भी समझेंगे बात को। लेकिन जो पुराने बच्चे उनको पता है कि एक मेजर डिफरेंस यूट्यूब पे, और ऑब्वियस सी बात है एक मेजर डिफरेंस तो ये है कि हर चीज़ को बहुत डिटेल में तो पढ़ाते ही, यहाँ तो बच्चा रिवीजन वन शॉट करने आया, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो गेम चेंजर होता है वो सवाल होते हैं और उन्हें बनाना कैसे। बिकॉज आप सबको पता है ये सब तो फिर भी रट्टे मार के या समझ के करते हैं, बट सवाल बनाने में हमेशा अटकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस से ही मेन गेम चेंजर है। तो अभी भी अगर आपने कोई भी और कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप कोई सोच रहे हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन और कर भी लिया है, तो मुझे लगता है 999 इज नॉट अ बिग डील। आपका साल बच सकता है, अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आपने अभी तक मेहनत नहीं की थी तो, और मेहनत करने के लिए तैयार हो अच्छे से, तो एक क्रैश कोर्स आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आपको मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, के जो है वो काफी कम है हवा के लिए। अब इससे ही सारी एप्लीकेशन बनती है। अगेन एप्लीकेशन को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो आपने ध्यान से देखा होगा, सबने देखा होगा, जो इग्लू होते हैं, इग्लू वो हमेशा डबल लेयर वॉल के बनाए जाते हैं। इग्लू जो होते हैं वो डबल लेयर्ड वॉल के बनते हैं। इग्लू में आपने देखा होगा 2 लेयर होती हैं, है ना, नहीं देखा, इग्लू नहीं देखा, इग्लू में एक बर्फ की लेयर बना, इग्लू मतलब बर्फ का घर, तो अब बीच में गैप छोड़ देते हैं, क्यों, ताकि अंदर हवा आ जाए। और हवा का काम आपको पता है, अभी बताया, हवा के लिए के बहुत ज्यादा कम है, के कम है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत कम होगी। तो शुरुआत में तो आपको इग्लू के अंदर जाके फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप 1 घंटा 2 घंटा रहोगे तो वहां पे आपकी बॉडी की जो हीट बाहर निकल रही है वो आसानी से बाहर नहीं जाएगी, बिकॉज एयर का एक एनवेलप बना हुआ है, जिसकी वजह से इग्लू का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा हाई होता है। काफी ज्यादा हाई मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इनसाइड एंड टेम्परेचर आउटसाइड, बट 5 से लेकर 7 डिग्री 10 डिग्री का फर्क हो सकता है, 10 ज्यादा हो गया होगा, 5 से 7 का हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो इग्लू को डबल लेयर वॉल का बनाया जाता है। सेकेंड, आपने देखा होगा आइस को, आपने देखा होगा हर चौराहे पे आइस को ढकने के लिए जूट बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, क्यों, क्योंकि जूट बैग्स में पोर्स होते हैं और पोर्स में हवा कैप्चर हो जाती है, और हवा अगेन बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बर्फ को पिघलाने से रोकती है, पिघलने से रोकती है। अगेन बेटा, एक जो नया क्विल्ट होता है, रजाई, मैं कंबल की बात नहीं कर रहा हूं, रजाई, आप सबको पता है रजाई रुई से बनती है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, हमारे बनियान, मतलब हमारे जो बनियान है वो भी कॉटन, ये टी शर्ट भी कॉटन की है, ये तो गर्म नहीं है,
बस फर्क ये कॉटन कॉम्पैक्ट है तो इसमें हवा कैप्चर नहीं हो पा रही है, लेकिन जो रजाई होती है उसमें रुई लूज रखी जाती है और लूज रुई बहुत सारी एयर ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, और हवा बैड कंडक्टर है तो गर्माहट देती है, समझ गए। इसलिए पुरानी जो रजाई होती है वो दब जाती है, उसमें से हवा बाहर निकल जाती है तो कम गर्मी वो दे पाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा बर्ड्स अपने फेदर्स को स्वेल कर लेते हैं, मतलब फेदर्स को स्वेल नहीं कर लेते, अपनी बॉडी को स्वेल। आपने देखा होगा, कभी ये नोटिस किया होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपने पंख को ब्रुर करके और उसके बाद फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत बार पिजन को ऐसे करता है सर्दियों में और फिर धीरे धीरे लाता है, जिससे क्या करता है अपने अंदर हवा ट्रैप कर लेता है, तो उसके पंखों में उसके फेदर्स में हवा ट्रैप हो जाती है और हवा बैड कंडक्टर ऑफ क्या रहती है, हीट रहती है, इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूं। ऐसी बहुत सारी और एप्लीकेशंस आपने नोटिस की होंगी जहां पे आप एयर या किसी और चीज का इस्तेमाल करके थर्मल कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हो। जैसे थर्माकोल, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल होगा। जो आइस बैग्स होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आइस बैग्स, आइस कंटेनर्स, जब भी हम लंबे सफर पे जाते हैं तो उसमें हम थर्माकोल का इस्तेमाल करते हैं। अब थर्माकोल की स्पेलिंग पता नहीं मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, लेकिन थर्माकोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्टायरोफॉर्म भी कहते हैं। थर्माकोल, स्टायरोफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर्स में से एक है, क्योंकि उसका के बहुत कम है, जिसकी वजह से उसके अंदर पड़ी हुई बर्फ बहुत देर तक गर्म रहती है और ठंडी रहती है। और गर्म चाय रख दो, मैंने थर्माकोल के ग्लास में कभी आपने चाय पी हो भंडारों वंडारों में, लंगर में, भाई साहब ठंडी नहीं होती, इतनी गर्म रहती है लंबे समय तक, क्योंकि स्टायरोफॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर्स वी हैव, ठीक है ना। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी की बात है, ठीक है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है। बीच में ना दो टॉपिक्स हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, बिकॉज ये अब उतना डिटेल में ना तो एनसीईआरटी में है ना इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर एक मेजर टॉपिक बचेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिख लेना, बिकॉज क्वेश्चन आंसर का लेक्चर डालने वाला हूं या लाइव आके करा दूंगा, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि जितने भी रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जितने भी रेडिएशंस हैं उन वो वेव हैं, उनकी एक वेवलेंथ होगी, और हर एक रेडिएशन की जो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे होती है ना। यानी अगर आपको याद हो तो जो विजिबल रेज होती हैं उनकी भी वेवलेंथ की एक रेंज होती है, इंफ्रारेड की भी रेंज होती है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं होती है, एक रेंज होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर याद आ रहा हो तो एक टेबल पढ़ी थी आपने, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, उनकी एक रेंज थी फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की। तो किसी की भी वेवलेंथ फिक्स नहीं है, एक रेंज है। तो जो वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर पे होती है, ये तो फैक्ट है ही। लेकिन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। जरा सुनो मेरी बात, मैं हटा दूंगा, लेकिन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है सी बाय लैम्डा, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा। और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, कॉमन सेंस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो देखा जाए तो एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होते हैं, ये तो हम जानते हैं। बट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड, यानी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन। टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन यानी कि जो वेवलेंथ है वो वैसे तो सबके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ हर एक के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे, वो एक अलग बात है। अब वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एज सच कुछ नहीं आएगा, है ना। रेडिएशन ये थ्योरी आप सबको याद होगा, प्लैंक्स क्वांटम जी ने ब्लैक बॉडीज के लिए दी थी। ब्लैक बॉडीज कौन होती है? जो 100% एनर्जी को रेडिएट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ,
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है भैया? हाँ जी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि कोई बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, कोई बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, वो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, बट इस लॉ ने कहा वो टेम्परेचर की पावर 4 पे होती है। यानी एनर्जी रेडिएटेड बाय एनी सरफेस, एनर्जी रेडिएटेड बाय एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी, एनर्जी रेडिएटेड बाय एनी सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की पावर 4 पे। यानी कि जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 है। प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटाते हैं, इक्वल आता है, उसमें स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह आता है, अगेन वो सब भी छोड़ दो, मैंने ये पढ़ा दिया, ये बहुत ज्यादा है बेटा, समझ लो अभी के लिए 11th के लिए, आगे जाके काफी काम आने वाली चीजें हैं, बट ठीक है। तो चैप्टर खत्म होने के कगार पे, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर पूरी एनसीईआरटी में 2 सवाल है, एक लास्ट एग्जांपल है और एक लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो, मुझे लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पहले से आता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, इसका कमेंट देखो, मैंने आज बड़े कम सवाल पूछे हैं, टाइम स्टैम्प के हिसाब से इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे देना। आपने ना दूध उबाला और दूध उबाल के टेम्परेचर हो गया 80 पे, ठीक है। अब आप उसे अगर किचन में छोड़ दोगे तो मान लेते हैं वो 2 घंटे में ठंडा होगा, तो उसे फ्रिज में रखने पे वो जल्दी ठंडा होगा या लेट? क्या एलकेजी वाला सवाल पूछा है सर आपने, क्या लोअर किंडरगार्टन वाला सवाल पूछ लिया सर आपने? ये तो बच्चा बता दे सर, बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर है कि अगर मैं उसको कहां रखूंगा, फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में, तो वो जल्दी ठंडा होगा। तो ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है भाई कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी is directly proportional to temperature difference between system and surrounding। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम जिसके बारे में बात हो रही है, दूध का पतीला, सराउंडिंग मतलब आसपास का एरिया, अगर उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। लो जी, कर लो, गलते सुन लो बात। यानी कि जो टेम्परेचर में बदलाव है उसका रेट यानी कि dt ऊपर है चेंज इन टेम्परेचर, ये है टाइम, काट मत देना, ये टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T माइनस टी नॉट के, वेयर T इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, चाहे तो लिख लेना, यहां पे T जो है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, और T नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। अभी मैं आपको इसको एक वैल्यू से भी समझाता हूं, बट क्योंकि यहां पे हम सिर्फ कूलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कम होने की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं माइनस डेल्टा कैपिटल T बाय डेल्टा स्मॉल t लगाता हूं तो सम कांस्टेंट टाइम्स T माइनस टी नॉट आ जाएगा। समझ गया क्या? समझ गए क्या? इसको हम छोटे से तरीके से डिराइव भी कर सकते हैं, कर देता हूं, बट अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले वैल्यू वाइज समझते हैं। मान लेते हैं एक फ्राइंग पैन, एनसीईआरटी के सवाल है, 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे जाता है 2 सेकंड में, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज पुट होंगी, देखो, डेल्टा टी क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, और आगे माइनस लगाना है, अपॉन में कितनी देर में गया है, 2 सेकंड में, ठीक है। अच्छा, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सराउंडिंग का 10 है, इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। टी नॉट क्या है, टी नॉट है सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया टाइम, ये हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर। बड़ा आसान सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये टी है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, बट सिस्टम के तो 2 टेम्परेचर है, यहां पे एक 30 है और एक 20 है। यहां क्या लेंगे,
समझ गए सवाल? ये है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, 20 - 30। ये है टाइम, कितनी देर में हुआ, 2 सेकंड में हुआ। T0 है सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है। ये T क्या है? ये T तो सर टेम्परेचर है सिस्टम का, हाँ सिस्टम का है, बट सिस्टम के 2 टेम्परेचर है, एक 30 है और एक 20 है, आप बताओ। तो आंसर है ये जो T है ये एवरेज टेम्परेचर है, ध्यान रखना। एवरेज का मतलब है 30 + 20 डिवाइड बाय 2। एवरेज का मतलब है 30 + 20 डिवाइड बाय 2, यानी 15 आएगा। 15 भूलना मत, ये एवरेज टेम्परेचर है, भूलना मत, ये एवरेज टेम्परेचर है। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा अगर हम ग्राफ बना दें तो रेट ऑफ कूलिंग, ये है -ΔT यानी रेट ऑफ कूलिंग यानी टेम्परेचर का कम होना, और यह है टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसके बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, बोलो कि नहीं? अगर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता गया तो रेट ऑफ कूलिंग माइनस में कम होगा, है ना। तो ये माइनस में आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, तो उसको मैं ऐसे बना देता हूं कि ऐसे बना दो कि रेट ऑफ कूलिंग और यहां पे बना देता हूं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा बढ़ता गया एज कंपेयर टू सिस्टम, और वैसे बात है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम को ही पार कर देता है, सिस्टम के टेम्परेचर को पार करता है, तो कूलिंग नहीं होगा बल्कि गर्म होने लग जाएगा। तो उस रिस्पेक्ट से ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से? तो आंसर है ये आया थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से। आप इसको हल्का हल्का डिराइव कर सकते हो। कैसे, देखो आप, क्या हमने आज ही पढ़ा कि हमारे पास जो dQ/dt है ये इक्वल है KA/L इंटू में चेंज इन टेम्परेचर के। ये पढ़ा हमने आज, कहां पढ़ा सर, कहां पढ़ा, ये पढ़ा सर, ये रहा, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो dQ है यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कौन सी हीट की बात होगी? स्पेसिफिक हीट की। तो क्या मैं ΔQ की जगह स्पेसिफिक हीट इंटू में मास इंटू में चेंज इन टेम्परेचर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, आज पढ़ा हमने, ये भी आज पढ़ा है, ठीक है। इज इक्वल टू KAL और ΔT का मतलब है T - T0 यानी चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि सिस्टम माइनस सराउंडिंग। अब ये SM को मैं अगर उधर ले जाऊं तो मेरे पास ΔT/ΔT आ जाएगा, विच इज KALSM। क्या ये सब नया कांस्टेंट है? हाँ, समझ गए। अब अगर ये सब नया कांस्टेंट है और मैं कूलिंग की बात कर रहा हूं, मैं माइनस लगा दूं, और अगर ये एक नया कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला आ गया। अगेन इससे ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है और एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है। बट द पॉइंट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक है। एग्जाम में काफी बार इसके ऊपर चीजें आपसे पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये खेल है। चैप्टर बहुत इजी है यार, बोलो 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 बोलो, चैप्टर बहुत इजी है। डेरिवेशन ज्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूले सारे हैं, ठीक है। बहुत जल्द लाइव आना शुरू हो जाएंगे, 12th की और 10th की डेट शीट आ चुकी है ना, आपकी भी अनाउंस होने वाली होगी स्कूलों में, तो बहुत जल्दी लाइव आएंगे। बट फिर भी अगर आपको आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो अगेन क्रैश कोर्सेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।